हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिविल अमित चैनल। आज हम लोग देखने वाले हैं इस पे एसएससी जेई के आरसीसी सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर पेपर। आज हम लोग इसमें देखेंगे 2016 और 17 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो कि पूछे गए हैं और उसका हम लोग देखेंगे डिटेल्ड सॉल्यूशन। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग बिना टाइम को वेस्ट करते हुए। तो हमारा इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, एज पर IS स्पेसिफिकेशन द नॉमिनल कंक्रीट कवर फॉर मॉडरेट एक्सपोजर शुड नॉट बी लेस देन। हमारा क्या है, नॉमिनल कंक्रीट कवर हमें पूछा गया है फॉर मॉडरेट एक्सपोजर के लिए। तो इसके लिए हमारे IS कोड में एक टेबल दी गई हुई है, तो हम लोग पहले उस टेबल को देख लेते हैं। उस टेबल में हम दो चीज़ देखेंगे, एक तो नॉमिनल कंक्रीट कवर देखेंगे, दूसरा मिनिमम ग्रेड देखेंगे और एक एक्सपोजर कंडीशंस देखेंगे। तो एक्सपोजर कंडीशंस हमारे जो होते हैं वो 5 तरीके के एक्सपोजर कंडीशन होते हैं। कौन कौन से? वो होता है हमारा माइल्ड, मॉडरेट, इसके बाद सीवियर, इसके बाद वेरी सीवियर, इसके बाद आता है हमारा एक्सट्रीम। तो ये हमारे कुछ क्या हैं, कंडीशंस हैं, एक्सपोजर कंडीशंस हैं। इसके लिए अगर हम नॉमिनल कवर की बात करें तो नॉमिनल कवर हमारा होता है 20 mm, माइल्ड के मॉडरेट के लिए होता है हमारा 30 mm, सीवियर के लिए होता है 45 mm, वेरी सीवियर के लिए 50 एंड एक्सट्रीम के लिए 75 mm। और अगर इसी में अगर हमसे पूछ लेता क्वेश्चन कि मिनिमम ग्रेड, तो अगर मिनिमम ग्रेड पूछता है तो हम माइल्ड के लिए शुरू करते हैं M20 से। M20 से शुरू करेंगे, मॉडरेट के लिए आएंगे M25, सीवियर के लिए आएंगे M30 एंड वेरी सीवियर के लिए आएंगे M35 एंड एक्सट्रीम के लिए M40। तो अब हम लोग देखेंगे कि हम लोग से क्वेश्चन में पूछा गया है मॉडरेट एक्सपोजर के लिए हमारा नॉमिनल कवर। तो मॉडरेट के लिए हमारा कितना है, मॉडरेट के लिए हम लोग देख रहे हैं कि हमारा 30 mm है। तो हमारा इस तरीके से ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हमें, इन द डिज़ाइन ऑफ प्री स्ट्रेस कंक्रीट स्ट्रक्चर विच इज़ फॉलोइंग लिमिट स्टेट विल कम अंडर द सर्विसिबिलिटी लिमिट स्टेट। लिमिट स्टेट में जब हम किसी प्री स्ट्रेस कंक्रीट को डिज़ाइन करते हैं अपने स्ट्रक्चर को लिमिट स्टेट मेथड से, तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सा सर्विसिबिलिटी लिमिट स्टेट के अंडर में आएगा। तो पहले हमें ये देखना होगा कि लिमिट स्टेट डिज़ाइन करते समय हम लोग क्या क्या कंसीडर करते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो लिमिट स्टेट की जब बात आती है तो लिमिट स्टेट में हम लोग दो चीज़ की क्राइटेरिया लेते हैं। दो चीज़ का क्राइटेरिया क्या क्या, एक लेते हैं सर्विसबिलिटी, एक लेते हैं सर्विसबिलिटी एंड दूसरा लेते हैं कोलैप्स। सर्विसबिलिटी हम लोग जो लेते हैं, सर्विसबिलिटी मीन्स क्या कि जो हमको अपनी आँखों से दिखाई दे जाए। जैसे अगर हमारा डिफ्लेक्स होगा, हमारा स्ट्रक्चर में डिफ्लेक्शन आएगा हमको वो दिखाई देगा, क्रैकिंग आएगी उसमें वो दिखाई देगा, उसमें कोरोजन होगा, उसमें वाइब्रेशन होगा, ये सारी चीज़ें हमको दिखाई देंगी। तो क्या क्या हो गया इसमें, डिफ्लेक्शन, क्रैकिंग एंड वाइब्रेशन, ये सारी चीज़ें हो गई। इसी तरीके से कोलैप्स, कोलैप्स में हम लोग फोर्स की बात करते हैं। फोर्स मतलब और जनरली हम लोग को फोर्स क्या होता है अपनी आंखों से दिखाई नहीं देता है। तो फोर्स में कौन कौन से आ जाएंगे हमारे, फ्लेक्सर जिसको हम लोग बेंडिंग भी बोलते हैं, शियर, टॉर्जन, कंप्रेशन, ये सब क्या है हमारे
कोलैप्स लिमिट के अंदर आते हैं। तो हमसे क्या क्वेश्चन में पूछा गया, हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है सर्विसबिलिटी लिमिट। सर्विसबिलिटी लिमिट में हम लोग देखें क्या, डिफ्लेक्शन, क्रैकिंग एंड वाइब्रेशन। तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं। फ्लेक्सर, फ्लेक्सर हमारा क्या है, कोलैप्स है, तो ये ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। सेकेंड इज डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन एंड क्रैकिंग। डिफ्लेक्शन एंड क्रैकिंग क्या है, ये दोनों हमारे सर्विसबिलिटी में आते हैं, ये सही है। सीयर, डिफ्लेक्शन एंड क्रैकिंग, सीयर क्या हमारा, ये आता है कोलैप्स में, तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। और सीयर एंड डिफ्लेक्शन, सीयर अगेन आ गया, गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो आई थिंक आप लोग को ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, पिकअप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। हमें क्या करना है, फॉलोइंग में से करेक्ट स्टेटमेंट को पिकअप करना है, करेक्ट स्टेटमेंट। तो चलिए देखते हैं क्या होता है, क्या बोला है। डेड लोड इंक्लूड सेल्फ वेट ऑफ द स्ट्रक्चर एंड सुपर इम्पोज्ड लोड परमानेंटली अटैच टू द स्ट्रक्चर। हाँ, डेड लोड में हमारे क्या क्या आते हैं, डेड लोड में हमारे सेल्फ वेट आता है एक, तो स्ट्रक्चर का स्ट्रक्चर का सेल्फ वेट, और जो उस पर हम लोग लोड लगा देते हैं परमानेंटली। जैसे आप लोग ने अलमारी रख दिया, कहीं पे मेज रख दिया, जो परमानेंटली लग चुके हैं, या किसी आपने मशीन, परमानेंट मशीन को सेट कर दिया अपने स्ट्रक्चर पे, तो सब क्या कहलाएंगे, हमारे डेड लोड में आएंगे। तो ये हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है। डेड लोड चेंज देयर पोजीशन एंड वेरिंग मैग्नीट्यूड, ये गलत है। डेड लोड हमारा पोजीशन में, एक तो पोजीशन नहीं चेंज होती उसकी, दूसरा मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं होता है। थर्ड, डेड लोड आर नोन इन द बिगिनिंग ऑफ द डिज़ाइन। डेड लोड आर नोन इन द बिगिनिंग ऑफ डिज़ाइन, तो ये भी ऑप्शन क्या है हमारा, गलत है। क्यों, क्योंकि डेड लोड हमें अपने स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करने से पहले क्या होता है, हमें नहीं पता। जब हम स्ट्रक्चर को अपने डिज़ाइन करते हैं कि हमारा स्ट्रक्चर कितना बड़ा बनेगा, कितना मोटा बनेगा, तो फिर वहाँ से हमें डेड लोड मिलता है। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, एक करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हमें, द सेक्शन ऑफ अ रेनफोर्स्ड बीम वेयर द मोस्ट डिस्टेंट कंक्रीट फाइबर इन कंप्रेशन एंड टेंशन इन स्टील अटेन परमिसिबल स्टेट साइमल्टेनियसली कॉल्ड। हम उस सेक्शन को क्या बोलेंगे जिस सेक्शन में हमारे जो कंक्रीट हैं और जो स्टील हैं वो दोनों क्या कर रहे हैं, एक साथ अपने एक्सट्रीम फाइबर पे पहुंच रहे हैं। तो देखिए ये हमारे क्या हैं, ये हमारा कंक्रीट का एक स्ट्रक्चर है। ये कंक्रीट का स्ट्रक्चर में हमारे ये पड़े हुए हैं स्टील। तो अगर हम टेंशन जोन से लाइन खींचें और एक ये सेंटर जोन से लाइन खींचें, ये इसकी न्यूट्रल एक्सिस है। अगर हम इसकी न्यूट्रल एक्सिस की बात करें, इसकी न्यूट्रल एक्सिस की बात करें तो हम देखेंगे कि यहाँ से हमारी जो लाइन है कंक्रीट है, ये क्या करेगी हमारी, ये कंक्रीट हमारी इसके जो टेंशन में हमने स्टील डाला है, ये टेंशन की स्टील और ये कंप्रेशन अपने दोनों क्या पहुंच रहे हैं, एक साथ फाइबर पे पहुंच रहे हैं। तो एक साथ जब पहुंचते हैं तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैलेंस सेक्शन। क्या बोलते हैं, बैलेंस सेक्शन। लेकिन अगर हमारा कंक्रीट पहले पहुंच जाए और स्टील अभी न पहुंचा हो, स्टील अभी नहीं पहुंचा है लेकिन कंक्रीट अपने एक्सट्रीम फाइबर पर पहुंच जाए, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओवर रेनफोर्स सेक्शन। तब क्या बोलेंगे, ओवर रेनफोर्स सेक्शन। और अगर स्टील पहले पहुंच जाए और कंक्रीट ना पहुंचे तो उसको बोलते हैं हम लोग अंडर रेनफोर्स सेक्शन। क्या बोलते हैं उसको, अंडर रेनफोर्स सेक्शन। तो हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में हमें बोल रहा है कि दोनों क्या कर रहे हैं, साइमल्टेनियसली पहुंच रहे हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बैलेंस सेक्शन बोलेंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा है लाइव लोड के बारे में। तो लाइव लोड क्या होता है हमारा, लाइव लोड जो होता है इसमें ऑप्शन पढ़ते हैं हम लोग कि लाइव लोड वेरीज इन मैग्नीट्यूड। तो ये ऑप्शन क्या हमारा सही है। लाइव लोड क्या होता है हमारा, वेरी करता है मैग्नीट्यूड में। वेरीज इन पोजीशन,
पोजीशन भी वेरी करता है इसका। जैसे आप कोई रूफ़ है, रूफ़ पे आप क्या कर रहे हैं, टहल रहे हैं यहाँ से वहाँ, तो ये क्या है, आप लाइव लोड हैं और आपका मैग्नीट्यूड भी आपके बॉडी के प्रेशर के हिसाब से चेंज होता रहता है और आपकी पोजीशन भी चेंज होती रहती है। इज़ एक्सप्रेस्ड एज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, यस, इसको हम लोग यूडीएल के फॉर्म में भी एक्सप्रेस करते हैं। तो इस तरीके से हमारा ऑल ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है द परमानेंट डायमेंशन चेंज ड्यू टू लोडिंग ऑफ कंक्रीट इज टर्म्ड एज। जो परमानेंट चेंज आता है हमारा लोडिंग की वजह से, उसको हम लोग बोलते हैं क्रीप। क्या बोलते हैं, क्रीप बोलते हैं। जब किसी स्ट्रक्चर पे कंटिन्यूअस लोड लगा रहता है तो उसके स्ट्रक्चर में कुछ परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, क्रीप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रीप बोलते हैं। अब बात आती है कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो गया, हमारा करेक्ट हो गया। इसके अलावा अगर पूछा जाए आपसे कि स्ट्रेन क्या होता है, तो स्ट्रेन आप लोग को पता है, स्ट्रेन को हम लोग क्या करते हैं, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन क्या होता है हमारा, स्ट्रेन होता है। चलिए अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच बीम टेंशन कैपेसिटी ऑफ स्टील इज ग्रेटर देन कंबाइंड कंप्रेशन कैपेसिटी ऑफ स्टील एंड कंक्रीट। हमें क्वेश्चन में देखिए पूछा क्या है, ओवर रेनफोर्स्ड, अंडर रेनफोर्स्ड, सिंगली रेनफोर्स्ड, डबली रेनफोर्स्ड। तो इस क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चे लोग क्या होंगे, कंफ्यूज्ड होंगे। क्यों कंफ्यूज्ड होंगे वो भी देखेंगे हम लोग। तो पहले इसका हम लोग आंसर देख लेते हैं। तो ये आंसर होगा हमारा, आंसर ए होगा। क्या होगा, आंसर ए, ओवर रेनफोर्स्ड। कुछ बच्चे इसको हो सकता है कि डबली रेनफोर्स्ड भी लगाएं। डबली रेनफोर्स्ड इसका आंसर गलत होगा। क्यों गलत होगा, इस चीज़ को हम लोग समझते हैं। देखिए यहाँ पे बोला गया कि हमारे पास एक स्ट्रक्चर है। ये स्ट्रक्चर क्या है, इसके दोनों तरफ हमारा क्या पड़ा है, कंक्रीट स्टील पड़ा हुआ है। मतलब इसके कंप्रेशन जोन में भी पड़ा हुआ है और टेंशन जोन में भी पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे बात हमारी क्या की गई है, यहाँ पे बात हमारी ये की गई है कि इसका जो कंप्रेशन जोन है, क्या है, कंप्रेशन जोन में जो स्टील और कंक्रीट पड़ी हुई है, ये क्या है हमारी, ये जल्दी क्या हो जा रही है हमारी, टेंशन कैपेसिटी ऑफ स्टील इन इज ग्रेटर देन कंबाइंड कंप्रेसिव कैपेसिटी ऑफ स्टील एंड टेंशन। मतलब क्या है, ग्रेटर है, टेंशन स्टील कैपेसिटी क्या है, ग्रेटर है। इसका मतलब जो हमारी कंबाइंड में हमारी स्टील पड़ी है और कंक्रीट है, ये हमारा पहले फेल हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है, पहले फेल हो जा रहा है। तो हमने अभी इससे पहले देखा था कि अगर ये हमारी स्ट्रेस लाइन, अगर हम इसको ड्रॉ करें, अगर हम इसकी स्ट्रेस लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से खींचेगी। ये कुछ इस तरीके से खींचेगी। तो इधर जो पड़ा है हमारा सिग्मा एस टी, ये सिग्मा एस टी जो है इधर के सिग्मा एस सी प्लस सिग्मा सी बी सी, ये दोनों पहले, ये कंक्रीट वाला सेक्शन हमारा क्या हो जा रहा है, पहले ऊपर वाला कंप्रेशन वाला पहले फेल हो जा रहा है। स्टील अभी हमारी भी क्या हुई, अभी नहीं फेल हुई, अपने परमिसिबल लिमिट पे टेंशन वाली स्टील नहीं पहुंची है। तो ये क्या कहलाएगी हमारी, ओवर रेनफोर्स्ड सेक्शन। और अगर ये हमारी स्टील पहले फेल हो जाती, टेंशन वाली स्टील, और ये नहीं पहुंच पाता अपने परमिसिबल लिमिट पे कंप्रेशन वाला, तो ये हमारा क्या कहलाता, अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन कहलाता। ठीक है। तो इसलिए इसमें ऑप्शन क्या होगा हमारा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ये हमारा ओवर रेनफोर्स्ड सेक्शन होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वेट ऑफ रेनफोर्स्ड कंक्रीट इज जनरली टेकन एज। तो वेट ऑफ रेनफोर्स्ड कंक्रीट, रेनफोर्स्ड कंक्रीट की बात की गई है यहाँ पे। तो रेनफोर्स्ड कंक्रीट हमारा क्या होता है, रेनफोर्स्ड कंक्रीट को हम लोग जनरली कितना लेते हैं, 2500 kg पर मीटर क्यूब। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। और अगर हम बात करें 2400 हम लोग लेते हैं किसका, पीसीसी, पीसीसी कितना लेते हैं, 2400 kg पर मीटर क्यूब
या इसको हम लोग बोल देंगे 24 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, और इसको बोल देंगे हम लोग कितना 25, आरसीसी के लिए कितना लेते हैं 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा डी करेक्ट है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि विथ यूजुअल नोटेशन, एक यूजुअल नोटेशन के साथ बोला है कि न्यूट्रल एक्सिस ऑफ बैलेंस सेक्शन इज गिवन बाय, बैलेंस सेक्शन एम सी अपॉन टी इज इक्वल टू डी माइनस एन अपॉन एन। सेकेंड ऑप्शन इज टी अपॉन एम सी इज इक्वल टू एन डी प्लस एन, एंड थर्ड ऑप्शन इज सी अपॉन एम सी इज इक्वल टू डी प्लस एन बाई एन, एंड डी ऑप्शन इज एम सी अपॉन टी इज इक्वल टू एन डी माइनस एन। तो चलिए हम लोग इसका सॉल्यूशन देखेंगे। इसका सॉल्यूशन करने के लिए हम लोग को क्या बनाना पड़ेगा, इसका स्ट्रेन डायग्राम बनाना पड़ेगा, और स्ट्रेन डायग्राम को हम लोग क्या करेंगे सिमिलर कर देंगे। तो सिमिलर ट्रायंगल का रूल लगा देंगे वहाँ पे। तो चलिए देखते हैं क्या हो रहा है एक्चुअली में। यहाँ पे ये हमारी है बीम, ये क्या हमारी बीम है, और इस बीम में, इस बीम की ये है न्यूट्रल एक्सिस, सपोज इट्स अ न्यूट्रल एक्सिस। ओके, इस न्यूट्रल एक्सिस में इस न्यूट्रल एक्सिस की अब हम लोग क्या करेंगे, एक इसका स्ट्रेन डायग्राम ड्रॉ करेंगे। इस स्ट्रेन डायग्राम से हम लोग सिमिलरिटी देखेंगे और सिमिलर ट्रायंगल का रूल लगा देंगे। थोड़ा फिगर को आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। ये है, तो ये हमारा हो गया। तो अब इधर नीचे क्या होता है, नीचे होता है हमारा सिग्मा एस टी बाई एम, और ऊपर क्या होता है हमारा सिग्मा सी बी सी। नीचे सिग्मा एस टी बाई एम, ऊपर सिग्मा एस टी सिग्मा सी बी सी, और ये डिस्टेंस हमारी क्या होती है एक्स, और ये टोटल डिस्टेंस होती है हमारी डी। डी कहाँ तक होती है, जहाँ तक हमारा स्टील पड़ा होता है, नीचे टेंशन वाली स्टील जहाँ पड़ी होती है वहाँ तक डी होता है। तो ये हमारा हो गया डी माइनस एक्स, ठीक है, ये डी माइनस एक्स हो गया। तो चलिए अब हम इसको सिमिलर ट्रायंगल लगाएंगे। सिमिलर ट्रायंगल का रूल क्या करता है कि सेम साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल का रेशियो जो होता है वो होता है इक्वल। तो देखिए हम इसको लेंगे अगर हम, तो अगर हम डी माइनस एक्स से ले लें, डी माइनस एक्स अपॉन ये एक्स, इन दोनों का जो रेशियो होगा वो इक्वल होगा किसके, अगर हमने डी माइनस एक्स से लिया तो हम सिग्मा एस टी बाई एम लेंगे। कितना लेंगे, सिग्मा एस टी बाई एम अपॉन सिग्मा सी बी सी। अब हम सिग्मा एस टी को लिखेंगे टी, और सिग्मा सी बी सी को लिखेंगे सी। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसको पुट कर देंगे वैल्यू, तो ये हो जाएगा हमारा डी माइनस एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू टी अपॉन एम सी। जब टी अपॉन एम सी, तो यही हमको दिया हुआ ऑप्शन में, ऑप्शन में एक्स की जगह पे क्या दिया हुआ है एन डिनोट किया है, तो क्या आ जाएगा हमारा डी माइनस एन अपॉन एन इज इक्वल टू टी अपॉन एम सी। ये ऑप्शन क्या हो गया हमारा करेक्ट हो गया। तो अब ये हम लोग ऑप्शन में ढूंढेंगे और देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन सही आता है हमारा। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि टी अपॉन एम सी इज इक्वल टू डी अपॉन, तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग डी एम सी अपॉन टी, तो यहाँ पे हम देखेंगे डी ऑप्शन हमारा क्या है करेक्ट है। डी ऑप्शन करेक्ट कैसे है, हमने जो यहाँ पे सॉल्व किया है इस सॉल्यूशन को क्या लिखा हुआ है ऑप्शन, इसी सॉल्यूशन को इसमें उल्टा लिखा हुआ है। तो एम सी अपॉन टी इज इक्वल टू एन डी माइनस एन करेक्ट हो जाएगा हमारा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ डी करेक्ट है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वाई आर स्टील रेनफोर्समेंट रॉड यूज्ड इन कंक्रीट बीम। कंक्रीट बीम में हम लोग स्टील रेनफोर्समेंट का यूज क्यों करते हैं, टू मेक इट कैरी कंप्रेशन नहीं। ये आप लोग को पता है कि हम लोग कंप्रेशन कैरी कराने के लिए टेंशन तो यूज़ स्टील तो यूज़ नहीं करते हैं, तो फिर किस लिए करते हैं,
सॉरी, कंप्रेशन को कैरी कराने के लिए तो स्टील हम लोग यूज़ नहीं करते हैं, फिर किस लिए करते हैं, कैरी कराने के लिए टेंशन। तो टू मेक इट कैरी टेंशन, तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट। सी क्या है, टू मेक इट कैरी कंप्रेशन एज वेल एज टेंशन, ये भी गलत होता है। हम लोग स्टील को हमेशा टेंशन की तरफ प्रोवाइड करते हैं, ये आप लोग भी जानते हैं। ये देखिए, ये हम लोग ने देखा था अभी कि स्टील हम लोग कहाँ प्रोवाइड करते हैं, टेंशन की तरफ प्रोवाइड कराते हैं यहाँ पे। किस लिए, टेंशन कैरी करने के लिए। और टेंशन में हम लोग जो कंक्रीट प्रोवाइड करते हैं उस कंक्रीट की कोई वैल्यू नहीं होती, कोई टेंशन रजिस्ट नहीं करता है, ये हम लोग लिमिट स्टेट में अपने मानते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग shows the correct expression for target mean strength FCM of concrete if the characteristic strength and standard deviation is given by FCK and sigma respectively। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे FCM इज इक्वल टू क्या होता है, FCK 1+65 सिग्मा। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो करेक्ट है ऑप्शन नंबर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, इसमें कुछ हिस्से ज़्यादा नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज M15 कंक्रीट इज़ यूज्ड फॉर। M15 कंक्रीट किसके लिए यूज किया जाता है, डैम बनाने में। बिल्कुल गलत, डैम बनाने में हम लोग इसका यूज़ नहीं करते हैं। क्यों, क्योंकि हमारे लिमिट स्टेट ने M15 RCC वर्क के लिए M15 यूज तक के कंक्रीट को हटा दिया है। तो फाउंडेशन, हाँ फाउंडेशन में हम लोग यूज कर लेते हैं अपना बेस कोर्स बनाने के लिए, आरसीसी में यूज़ नहीं करते हैं। अभी हमने बताया कि लिमिट स्टेट ने हटा दिया है, तो ये भी गलत हो गया। एंड मास कंक्रीटिंग वर्क में भी नहीं यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला है द टारगेट मीन स्ट्रेंथ ऑफ M20 ग्रेड। M20 ग्रेड का टारगेट मीन स्ट्रेंथ कितना दिया है, 27 दिया है। तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू पूछ रहा है। अभी हम लोग ने पीछे देखा था फार्मूला क्या, FCM। FCM इज इक्वल टू हमने देखा था FCK प्लस 1.65 सिग्मा। इसी फार्मूले का यूज़ करके हम लोग को सॉल्व करना है। तो चलिए करते हैं इसको सॉल्व। क्या हमने देखा था कि FCM इज इक्वल टू FCK प्लस 1.65 सिग्मा। तो यहाँ पे FCM हमको कितना दिया था, 27। FCM 27 दिया है, FCK 20 दिया है, 1.65 सिग्मा। तो यहाँ से सिग्मा देखेंगे हम लोग तो ये आ जाएगा 7/1.65। जब यहाँ से हम लोग डिवाइड करेंगे इसको, तो डिवाइड करने पे ये कितना आ जाएगा हमारा, ये डिवाइड करेंगे तो हम लोग का आ जाएगा लगभग 4.24। कितना आ जाएगा, 4.24। तो ये इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो गया, सी करेक्ट हो गया है। तो 4.24 हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन कैसे लगा है न्यूमेरिकल, ऐसे न्यूमेरिकल SSC JEE में एक नंबर में आते रहते हैं, तो इसको भी आप लोग देखते हुए चलेंगे। चलिए चलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कैसे हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अ सरफेस स्ट्रक्चर हैज़। सरफेस स्ट्रक्चर हमारा क्या रखता है, स्मॉल थिकनेस। यही ऑप्शन आप लोग का करेक्ट है। जो हमारा सरफेस स्ट्रक्चर होता है, सरफेस स्ट्रक्चर की हमारी जो शेप होती है कुछ ऐसे होती है। चलिए इसको हम लोग फ्री हैंड बनाने की कोशिश, ये हमारा सरफेस स्ट्रक्चर होता है। इसका क्या होता है, हमारे पास थिकनेस बहुत ही स्मॉल होता है, इसको हम लोग बोलते हैं सरफेस स्ट्रक्चर। इसके बाद होता है लार्ज थिकनेस। लार्ज थिकनेस नहीं होता है, गलत ऑप्शन। मॉडरेट थिकनेस ये भी गलत है, आर्बिट थिकनेस ये भी गलत है। तो स्मॉल थिकनेस हमारा क्या है, करेक्ट ऑप्शन है इसका। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो गया, सही हो गया।
अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चरल लोड आर नॉट अप्लाइड कॉमनली टू अ बिल्डिंग। कॉमनली हम लोग इसमें से कौन सा लोड नहीं अप्लाई करते हैं? तो डेड लोड, डेड लोड तो हम लोग अप्लाई करते हैं। तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया क्योंकि नहीं पूछा है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। डेड लोड अप्लाई करते हैं। रेन लोड, रेन लोड यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। रेन लोड जनरली हम लोग नहीं लेते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग घर को क्या बनाते हैं, पानी हमारा क्या होता है, फ्लो करके बाहर निकल जाता है। तो इसको हम लोग जनरली अपने लोड पर नहीं लेते हैं। जहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती है वहाँ के स्ट्रक्चर के डिज़ाइन के लिए हम लोग रेन लोड कंसीडर करते हैं। लाइव लोड भी हम लोग कंसीडर करते हैं। तो ये क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन गलत है। इन्वायरमेंटल लोड भी गलत हो जाएगा ऑप्शन। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट ई इज़ कैलकुलेटिंग यूजिंग। ई को हम लोग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई को हम लोग कैसे लेते हैं? तो ई हम लोग लेते हैं 5000 अंडर रूट एफ सी के। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा और बाकी सारे ऑप्शंस क्या है हमारे यहाँ पे गलत हैं। अच्छा, इसमें आप लोग क्या एक्स्ट्रा पॉइंट क्या याद रखेंगे? इस ई को हम लोग बोलते हैं शॉर्ट टर्म इलास्टिसिटी। क्या बोलते हैं? शॉर्ट टर्म इलास्टिसिटी, इसको बोलते हैं हम लोग शॉर्ट टर्म इलास्टिसिटी। अगर यहीं से आप लोग से पूछा जाए कि लॉन्ग टर्म इलास्टिसिटी क्या होता है, तो हम लोग बहुत सारे यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी 4 तरीके के होते हैं। इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसी को हम लोग बोलते हैं शॉर्ट टर्म इलास्टिसिटी। ये क्या होता है हमारा ई 5000 अंडर रूट एफ सी के बराबर होता है। इसके बाद आता है टेंजेंट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये क्या होता है हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के स्लोप के किसी क्या होता है टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट इन स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। किसी भी पॉइंट पे हमारे टेंजेंट का स्लोप क्या होता है, ये हमारा टेंजेंट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है। एक थर्ड होता है हमारा सेकंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। क्या होता है? सेकंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। सेकंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है? कोई भी ऐसी लाइन, स्लोप ऑफ लाइन जो ज्वाइन करती स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व को इससे ओरिजिन से, वो क्या कहलाता है हमारा सेकंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। एक होता है लॉन्ग टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। आप लोग को याद रखना है बस शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पूछता है तो ये होता है हमारा ई अपॉन, ये क्या होता है हमारा ई अपॉन, लॉन्ग टर्म होता है हमारा ई अपॉन ई इज इक्वल टू, इसको अगर हम लॉन्ग टर्म इलास्टिसिटी को अगर हम ई से दिखाएं तो ये हो जाएगा हमारा। और अगर हम अपने शॉर्ट टर्म इलास्टिसिटी को सी से दिखाएं तो ई इज इक्वल टू ई सी अपॉन 1 प्लस थीटा। क्या हो जाएगा? ई सी अपॉन 1 प्लस थीटा। ये हमारा क्या है लॉन्ग टर्म इलास्टिसिटी है, लॉन्ग टर्म इलास्टिसिटी। और यहाँ पे अगर थीटा की बात की जाए तो थीटा की वैल्यू हमारी वेरी करती है किसके लिए? 7 डेज़ के लिए लेंगे तो 2.2, 28 डेज़ के लिए लेंगे तो 1.6, एंड अगर हम 1 ईयर के लिए लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1.1। तो इस तरीके से हमारा थीटा क्या करता है वेरी करता है। तो आप लोग को इस क्वेश्चन में 2 चीज़ें याद रखनी है। एक शॉर्ट टर्म इलास्टिसिटी जो कि हमारा होता है 500 अंडर रूट एफ सी के। दूसरा आप लोग को याद रखना है लॉन्ग टर्म इलास्टिसिटी। लॉन्ग टर्म इलास्टिसिटी होता है हमारा ई सी अपॉन 1 प्लस थीटा, जिसमें थीटा की वैल्यू हमारा 7 दिन के लिए होता है 2.2, 28 दिन के लिए होता है 1.6 एंड 1 ईयर के लिए होता है 1.1। तो आज का हमारा क्वेश्चन ये होता है समाप्त। अगर हमारा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।